किसान भाइयों सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। अपने राज्य में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमाते हैं, लेकिन इस लाभ को मिलने में काफी समय लग जाता है क्योंकि गन्ना एक लंबी अवधि में तैयार होने वाली फसल है। इसलिए किसान गन्ने की खेती के साथ कम अवधि में तैयार होने वाली अन्य फसलों की खेती करते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने गन्ने के साथ अन्य सह फसलें लगा रखी हैं, तो वे इनका प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नवनीत कुमार से। किसान बंधु को अभी जैसे जो शरदकालीन गन्ना के साथ अंतर्वर्ती फसल लिए होंगे, सबसे पहले उनको अभी सिंचाई देनी चाहिए। चूँकि नमी की कमी हो रही है अब ज़मीन में, इसलिए सिंचाई दें और सिंचाई देने के बाद यूरिया का प्रथम उपरिवेशन अभी करना चाहिए। फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसका पोषक तत्व प्रबंधन करना जरूरी होता है, क्योंकि फसल में यदि पोषक तत्वों की आपूर्ति समय पर नहीं करेंगे तो पौधों की बढ़वार कम होती है। किसान बंधु को एक और बातें मैं बता देना चाहता हूं। जो यूरिया का 25%, जैसे 50% तो आप ये नेत्रजनीय उर्वरक दे दिए होंगे रोपाई के समय ही, और जो बाकी 50% नेत्रजनीय उर्वरक का मात्रा बचता है, उसमें से अभी प्रथम सिंचाई के बाद आप 25% यूरिया का उपरिवेशन करें। उसमें आपको अगर सिरौर विधि से आप गन्ना लगाए होंगे तो उसके लिए 88 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करें और पंक्ति में ही व्यवहार करें। जो किसान बंधु नाली विधि से या जोरी पंक्ति विधि से गन्ना का बुआई किए होंगे, वो 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के दर से गन्ना में व्यवहार करें। और ध्यान रखें कि गन्ना का जो उर्वरक है वो गन्ना के पंक्ति में ही दें और अंतर्वर्ती फसल का जो अनुशंसित मात्रा है वो अंतर्वर्ती फसल के पंक्ति में ही देना चाहिए। अगर अंतर्वर्ती फसल में गन्ना का आप उर्वरक दे देंगे तो उसके लिए वो ज़्यादा हो जाएगा और आपके अंतर्वर्ती फसल को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए दोनों की मात्रा को दोनों फसल के पंक्ति में ही देना चाहिए। किसान भाइयों, फसल पोषक तत्वों की समुचित प्रयोग कर सके, इसके लिए जरूरी है खेतों में नमी की मात्रा पर्याप्त हो और इसके लिए मिट्टी की नमी को देखते हुए सिंचाई करना चाहिए। आमतौर पर इस मौसम में फसल में 9 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना लाभकारी होता है। वैसे तो अंतर्वर्तीय फसल में खरपतवार उगने की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन फिर भी यदि खेतों में खरपतवार अधिकता दिखाई दे तो 1 से 2 निराई गुड़ाई बुआई के 40 से 60 दिन की फसल अवस्था पर करनी चाहिए, क्योंकि यह खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा तो डालते ही है, साथ ही रोगों और कीटों को पनाह भी देते हैं। जो किसान बंधु ऐसे ये कुछ व्यवहार करना चाहते हैं रासायनिक इसका हर्बिसाइड का, वो जैसे अगर 60 दिन हो गया है, 55 से 60 दिन ये शरदकालीन गन्ना को, तो उसमें आप 2,4-D 1 kg से लेकर के 1.25 kg प्रति हेक्टेयर के दर से 700 से 800 लीटर पानी में उसका छिड़काव करें। तो इससे जो चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार होगी उससे निजात पाया जा सकता है। जिसमें आप अंतर्वर्ती फसल लिए हैं उसमें 2,4-D का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप प्रयोग करेंगे तो जैसे आलू, राजमा, ये सब भी चौड़ी पत्ती वाली फसलें हैं, तो ये भी खरपतवार के साथ ये भी नष्ट हो सकती है। इसलिए 2,4-D जिस में अंतर्वर्ती फसल आप लगाए हैं उसमें इसका व्यवहार न करें और उसके बाद कमोनी निकोनी ये भी करें। अंतर्वृत्तीय फसल में रोग व कीटों का प्रकोप प्रायः कम ही होता है, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण आलू की फसल में पिछैती झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। इस रोग से पौधों की पत्तियां भूरी काली होकर किनारों से सूखने लगती है और रोग की उग्रता होने पर पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ये तो आलू के बचाव के लिए जो भी आप अभी जैसे आलू में अर्ली ब्लाइट का समय है, तो अर्ली ब्लाइट के लिए आप इंडोफिल M45 दें और ये कोशिश करें कि आलू पर ही वो दवा का छिड़काव करें। गन्ना के पत्ती पर दवा न जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर
तो आप अभी इंडोफिल M45 आलू में डाल सकते हैं। और जिन किसान बंधु के फील्ड में अगर लगता है कि जैसे राजमा में कोई बीमारी आ रही है, जैसे पत्ती सिकुड़ना, तो ये सब के लिए आप कोई भी फफूंदनाशी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। गन्ना में भी अगर कहीं कल्ला सूख रहा है तो अगर आप सिंचाई करेंगे तो वो रुक जाएगा। अगर उससे नहीं रुकता है तो कुछ कहीं कहीं जो कल्ले हैं उसको काट दें जो सूख रहा है, इससे निदान हो जाएगा। गन्ना इतना ठंड बर्दाश्त करता है। जो शरदकालीन गन्ना है वो गन्ना अभी निकल चुका है। निकलने के बाद वही होगा कि अभी उसका बढ़वार रुकेगा, लेकिन उससे कोई लंबे समय तक क्षति नहीं होगी। इससे बचने के लिए बहुत सारे किसान बंधु पत्ती भी, गन्ना की सूखी पत्तियां जो होती है वो भी 2 पंक्ति के बीच में कतार में बिछाया जाता है, जिसमें अंतर्वर्ती फसल ना हो। लेकिन जिसमें अंतर्वर्ती फसल होगा उसमें ये काम नहीं करना है। सिंचाई देने से भी मिट्टी का तापमान कुछ बढ़ता है, उससे गन्ना को भी फायदा होगा। इसलिए जो किसान बंधु अभी तक सिंचाई नहीं दिए हैं वो गन्ना में अविलंब सिंचाई। गुलाब, जिसे फूलों का राजा कहा जाता है, इसकी खेती अपने प्रदेश में बहुत से किसान भाई खुले खेतों में भी करते हैं और इस फसल से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल प्राप्त करने के लिए इस समय फसल में कुछ जरूरी प्रबंधनों को करने की भी जरूरत होती है। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता कुमारी से। हमारे किसान बंधु, अभी जो मौसम जैसा चल रहा है, टेम्परेचर भी बहुत कम होता जा रहा है, तो अभी ये जो समय है जनवरी फरवरी महीना, इसमें काफी देखिएगा गुलाब में। गुलाब की फसल को कुछ कीटों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है और यदि आपने कीटों का शुरुआती अवस्था में नियंत्रण नहीं किया तो यह कीट गुलाब के फूलों की गुणवत्ता को खराब कर देंगे और आपको कम बाजार भाव की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। जो एफिड लाही का समस्या बहुत रहता है, तो आप देखेंगे कि फूलों पर छोटे छोटे काले रंग की एक कीड़े बिल्कुल समूह में दिखाई पड़ेंगे और एक समूह में रह करके ये जो पौधे की जो टिश्यू है उससे उसका रस चूसते हैं, पत्तियों का रस चूसते हैं, तो जिससे कि कलियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कलियां से अच्छे तरह का फूल, गुणवत्ता पूर्वक फूल नहीं निकल पाते हैं। तो इसके निदान के लिए आप 2 मिलीलीटर दवा ले ले, रोगर ले ले और साथ में 1 लीटर पानी, उसको अच्छी तरह से घोल बना करके और इसमें एक स्टिकर जो है शैम्पू के रूप में जब इस्तेमाल करते हैं उसको भी घोल में डाल दे और अच्छी तरह से मिला करके इसका छिड़काव कर दे। ऐसा करने से आपका जो पौधा जो क्षतिग्रस्त, जो महू से जो क्षति पहुंचाएंगे, इससे आपको निदान मिलेगा। और साथ ही साथ देखेंगे इसमें एक थ्रिप्स जो है वो भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये भी कीड़ा जो है प्रौढ़ अवस्था में काले रंग का, छोटे अवस्था में लाल रंग का होता है, पत्तियों का रस चूसता है और साथ ही साथ पत्तियां जो है काफ़ी मुरझा करके सूखना शुरू कर देता है। तो इसके निदान के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड उसका 1 मिलीलीटर दवा, साथ में 3 लीटर पानी, उसमें घोल बनाए और उसमें स्टिकर का डाल करके, जैसे स्टिकर के रूप में आप शैम्पू ले सकते हैं और इसको मिला करके अच्छी तरह से इसका छिड़काव करें। तो इससे आपको इन कीटों से आपको निदान मिलेगा। और साथ ही साथ एक भृंग कीट होता है जो कि मिट्टी में रह करके जड़ों को, खासकर जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए आप जब भी पौधा आप लगाए तो इसकी या कीड़े का प्रकोप देखें तो वो जो फोरेट आता है ग्रेन्यूल्स में, दानेदार जो होता है 10G, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसका 2 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसको मिट्टी में मिलाएं। इस तरह से आप जो है भृंग कीट से निदान पा सकते हैं। गुलाब की फसल में इस अवस्था पर कुछ रोगों का भी प्रकोप होता है और इन रोगों के आक्रमण से पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और ऐसी फसल से फूलों का उत्पादन भी कम प्राप्त होता है। इसलिए इन रोगों का सही समय पर नियंत्रण करें।
इसके अलावा इस समय देखेंगे कि मौसम का उतार चढ़ाव जो बहुत हो रहा है, देखेंगे कि इसमें फफूंद जो है, चूर्णी फफूंद बोलते हैं, सफ़ेद रंग का जो है पूरे पौधे पर छाया देखेंगे, पत्तियों पर भी सफ़ेद सफ़ेद पाउडर जैसा दिखाई पड़ेगा। तो इसके निदान के लिए बेविस्टिन है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। एक जो होता है उकटा रोग, जो शीर्ष मरण जिसको करते हैं, ऊपर से ही देखेंगे जब पौधों की कटाई छटाई की जाती है उस समय देखेंगे कि ऊपरी भाग से ऊपर से सूखते हुए पूरा पौधा सूख जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लाइटॉक्स भी कहा जाता है, 3 ग्राम दवा ले लें और साथ में 1 लीटर पानी में घोल करके स्टिकर मिलाते हुए अच्छी तरह से छिड़काव करें। तो इससे जो है पौधे को काफ़ी राहत मिलेगा और पौधा जो है ऊपर से सूखना होगा। जैसे ही आप देख रहे हैं कि पौधा हमारा ऊपर से सूख रहा है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव अवस्था में कर दें। पत्तियों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, साथ ही साथ तने पर भी, इससे पौधा सूखना शुरू हो जाता है। तो इसके भी निदान के लिए आप जो है कार्बेंडाजिम का छिड़काव जो है कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम ले लें और साथ में 1 लीटर पानी मिला करके स्टिकर मिलाते हुए इससे छिड़काव करें। तो इस तरह से आप देखेंगे इन सारे कीट और रोगों का समाधान जिस तरह से बताया गया है कि रसायन मिला करके आप छिड़काव करें तो राहत मिलेगा, आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और साथ ही साथ जो इसमें फूल खिलेगा वो अच्छे गुणवत्तापूर्वक फूल मिलेंगे। तो आप देखें कि जब भी इन दवाओं का छिड़काव करें, ध्यान रखें कि बहुत तेज़ धूप में नहीं करें। छिड़काव होता है दोपहर के बाद ही करें और जब भी तेज़ हवा चल रहा है उस दिन भी आप दवा का छिड़काव ना करें, क्योंकि जो दवा का जब भी छिड़काव करेंगे, रसायन का छिड़काव करते हैं, तो ये जो छिड़काव है तेज़ हवा के समय उन पौधों पर ना पड़ के कहीं और पड़ जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जब हवा जिस दिन नहीं चल रही है और दोपहर के बाद ही आप इन रसायनों का छिड़काव करें। तो इस तरह से आप अपने पौधे को हर हालत में बचा सकते हैं। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान खेती के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन आजकल इन पशुओं में बार बार गर्मी में आने और गर्भ नहीं ठहरने की समस्या देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से पशुपालक भाइयों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये समस्या से गाय भैंसों में किन कारणों से होती है और इसका निदान क्या है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय अग्रवाल। आज हम यहाँ पे प्रजनन संबंधी समस्याएं जो पशुओं में, हमारे दुधारू पशु में होती है, संबंध में बात करने के लिए मैडम के साथ उपस्थित हुए हैं। तो मैं पहले बता दूं आपको कि स्वस्थ प्रजनन क्या होता है। स्वस्थ प्रजनन का अर्थ होता है कि एक स्वस्थ नर का स्वस्थ मादा के साथ समागम होकर के मादा का गर्भ ठहरना, गर्भकाल पूरा करने के बाद में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना और अपनी क्षमता के हिसाब से दूध उत्पादन करते हुए सही समय पे वापस गर्भित हो जाना। रिपीट ब्रीडिंग, पशु का बार बार गर्मी में आना, सामान्य बोलचाल में कहा जाए तो मादा पशु का समय से गर्भ धारण न करने की समस्या। प्रजनन का यह विकार पशुपालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पशुपालकों को पशु के गर्भ न धारण कर पाने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें पशु 2 या 2 से अधिक बार गर्भधारण करने के बावजूद गर्भ धारण नहीं कर पाता तथा अपने नियमित मध चक्र में बना रहता है। रिपीट ब्रीडिंग के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ कारण प्रमुख हैं, जैसे कुपोषण अर्थात पशु को संतुलित मात्रा में चारा, दाना, मिनरल मिश्रण खाने में न मिलने के कारण रिपीट ब्रीडिंग होता है। अतः बाह्य परजीवियों से ग्रसित होने के कारण तथा लंबी बीमारियों से प्रभावित होने के कारण भी पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग होती है। ऋतु का प्रभाव, प्रजनन अंगों के विकार होने के कारण पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग होती है। पशुपालक अपने पशुओं को रिपीट ब्रीडिंग अर्थात बार बार ताव में आने की समस्या से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। ये समस्या आती है कि पशु गर्भित होने के बाद, बच्चा देने के बाद में यदि सही समय पे गर्भित नहीं होता है तो उसका गर्भकाल, जो सूखा पीरियड होता है, ड्राई पीरियड, वो लंबा खिंच जाता है। सामान्यतः एक गाय को वर्ष में एक बार बच्चा दे देना चाहिए, लेकिन प्रजनन संबंधी समस्याओं की वजह से कई बार ये होता है कि 1.5 साल 2 साल तक भी हमारा पशु खाली रह जाता है। इसका भार हमारे पशुपालकों पे बढ़ता है और जिस उद्देश्य से उन्होंने पशुपालन किया है दूध उत्पादन के लिए, वो उनका पूरा नहीं हो पाता, अंततः वो नुकसान में जाते हैं। तो प्रजनन संबंधी समस्याओं के निदान के लिए जरूरी है कि हम दोनों साइड को देखें कि नर की वजह से समस्या आ रही है कि मादा की वजह से समस्या आ रही है।
नर की वजह से कई बार समस्या आ सकती है कि नर में कोई इन्फेक्शन हो, ट्राइकोमोनियासिस का इन्फेक्शन हो सकता है, विब्रियोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है, या हो सकता है कि उसमें स्पर्म की मात्रा कम हो। लेकिन अभी कृत्रिम गर्भाधान विधि के उपयोग होने की वजह से इन सभी समस्याओं का निदान हो चुका है। ये समस्याएं अब हमको नहीं आती हैं। अब बात आती है मादा की, तो मादा का गर्भ तभी ठहरेगा जब वो सही समय पे हीट में आएगी। हीट में यदि सही समय पे आ रही है तो कई बार ये समस्या आती है कि वो बार बार रिपीट हो रही है। यदि रिपीट नहीं भी हो रही है, गर्भ ठहर गया तो बीच में अबॉर्शन हो गया, उसको अबॉर्शन नहीं हुआ, पूरा गर्भ काल पूरा होने के बाद में भी हो सकता है कि स्टिल बर्थ हुआ, मतलब मरे हुए बच्चे का जन्म हुआ ना। ये भी एक प्रजनन संबंधी समस्या है। बच्चा ठीक है, उसके बाद भी हो सकता है कि बच्चे के जनते के समय बच्चे का असामान्य रूप से फंस जाना, जिसे हम डिस्टोकिया कहते हैं, उसमें बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बच्चा जनने के बाद में भी समस्या हो सकती है कि उसका प्लासेंटा का जेर का ना गिरना, ये भी एक प्रजनन संबंधी समस्या है। उसकी वजह से भी आने वाले समय में उसका ड्राई पीरियड काफी लंबा खिंच जाता है। तो इस तरह की समस्याओं की वजह से हमारा जो पशु जितने लंबे समय तक दूध उसको उत्पादन करना चाहिए वो नहीं कर पाता और सही समय पर गर्भित नहीं। ये सब बातें डिपेंड करती हैं कि पशु की आनुवंशिक क्षमता कैसी है और उसका पोषण स्तर कैसा है। पशु के बांधने के लिए तो बहुत अच्छा कोठा बना लेते हैं, लेकिन स्वच्छंद रूप से विचरण करने के लिए जो आवश्यक है पशु के, वो खुले जगह की व्यवस्था नहीं होती। अब पशु खुले में जब तक नहीं घूमेगा, उसको जब तक सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तब तक उसको विटामिन डी नहीं मिल पाएगा। विटामिन डी नहीं मिलेगा तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा, तो सारे मिनरल्स का जो बैलेंस बॉडी में बिगड़ जाता है। सबसे बड़ी समस्या आती है पोषण स्तर की। यदि हम गांव के पशुओं की बात करें तो उनमें पोषण स्तर की बहुत ज़्यादा कमी है। जब तक पशु को संतुलित पोषण आहार नहीं मिलेगा, मतलब उसकी शरीर की आवश्यकता के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से उसको जीवित रहने के लिए जितना आहार चाहिए, प्लस दूध उत्पादन करने के लिए जितना आहार चाहिए, गर्भ में पल रहे बच्चे को पालने के लिए जो आहार चाहिए, वो संतुलित मात्रा में नहीं मिलेगा तो पशु अपनी क्षमता के हिसाब से दूध नहीं दे पाएगा। आवश्यकता के हिसाब से उसमें पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा की मात्रा हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो और स्वच्छ जल हो। समस्या ये आती है कि गांव में ज़्यादातर भूसा खिलाया जाता है, पैराकटिया खिलाया जाता है, जिसकी वजह से ना तो उसको कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना तो प्रोटीन मिलता है। मिनरल्स की बहुत ज़्यादा समस्या आती है, खास करके ट्रेस मिनरल्स की, जिसको मात्रा बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कापर है, जिंक है, मैंगनीज है, कोबाल्ट है, क्लोराइड है, सेलेनियम है। इन चीज़ों में से किसी एक भी चीज़ की यदि कमी होती है तो भी बॉडी का हार्मोन्स लेवल बिगड़ जाता है और गर्भकाल ठहरने के लिए या दूध उत्पादन के लिए जिन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है उनकी कमी की वजह से भी प्रजनन संबंधी समस्या आती है। यदि पशु को हम हरा चारा खिला रहे हैं तो ये सभी तत्व कुदरती रूप से जमीन के माध्यम से पशु को मिल जाते हैं। पशु के पोषण स्तर को सुधार करें। दूसरा ये है कि जब पशु हमारा जन गया है उसके बाद हम कोशिश करें कि 60 दिन के अंदर अंदर वो हमारा पशु वापस से गर्भित हो जाना चाहिए। यदि पशु गर्भित नहीं हो रहा है तो किसी पशु चिकित्सक से उसकी जांच करा करके देखें कि गर्भाशय में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि कोई इन्फेक्शन है तो उसके हिसाब से बराबर उसका आवश्यक जो उपचार है वो कराना चाहिए। जो भी मिनरल्स की कमी है, विटामिन की कमी है, उसको पूरा करते हुए आवश्यकता के हिसाब से यदि हम आहार देंगे तो पशु समय पर गर्भित हो जाएगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है, ग्राम अकौर जिला मधुबनी के कृषक बाबू राम ने या आम के बाग में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बाबू राम जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। दो तरह के कीड़े लगते हैं। एक तो मैंगो होपर जिसको कहते हैं, जो आम की पत्तियों का रस चूसता है और आम के पौधों को और आम के वृक्षों को कमजोर करता है। उस चिपचिपे पदार्थ छोड़ने से आम पे गोंदनुमा वो हो जाता है और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाती है। फुदका या भुनका या लस्सी कीट, यह अधिक दूर तक न उड़ सकने वाला कीट आम के फूल एवं मुलायम कोपलों का रस चूसते हैं। परिणाम स्वरूप फूल सूख जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर ये कीड़े काली फफूंदी, ब्लैक सूटी मोल्ड नामक बीमारी को जन्म देते हैं।
उस मधुआ कीट के लिए डाइमिथियोट रोगर नाम की एक दवा आती है 35 सीसी। उस डाइमिथियोट रोगर जो दवा है उसका 1 ml 1 लीटर पानी में स्प्रे करें पौधों पे। और पौधों पे स्प्रे करने के लिए जो स्प्रे का नोजल है उस नोजल के बांस बांध के और पौधों पे पूरी तरह अच्छी तरह स्प्रे कर दें। एक दूसरा कीड़ा और आता है जिसको मैंगो मीलीबग बोलते हैं। वो मैंगो मीलीबग जमीन से निकल के आम के पौधों पे चढ़ती है और चढ़ने के बाद में उस पे जो सफेद एक कॉटन की तरह एक मांस बनाती है और वो भी आम के पौधे की पत्तियों से और आम से रस चूसती है, ताकि जो छोटी आम जो अपना जो अमिया जो लगती है सबसे पहले बारीक अमिया, उस पे वो मीलीबग पूरी तरह से उसका रस चूस के उसको सुखा देती है और छोटी अमिया गिर जाती है। इनकी रोकथाम हेतु उपयुक्त होगा कि जमीन के अंदर ही इन अंडों को नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए बागों की गर्मी में जुताई कर दी जाए, जिससे अंडे धूप एवं वर्षा से नष्ट हो जाए। इसके अलावा कार्बोरिल धूल 50 से 100 ग्राम मात्रा प्रति पेड़ भूमि में मिलाया जाए। इसके अतिरिक्त माह दिसंबर से जनवरी में 400 गेज की पॉलीथीन की 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी भूमि से 1 मीटर ऊंचाई पर तने के चारों ओर लपेटकर ऊपर नीचे ग्रीस लगा दी जाए, जिससे कीड़े ऊपर न चढ़ पाए। उसकी रोकथाम के लिए डाइमिथियोट या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL आधा ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें। उसका मैंगो होपर लगता है, रस चूसने वाला माहू जिसको बोलते हैं, उसके लिए हमारे प्रदेश में बहुत सारी जो गोधन है, गोधन के गोमूत्र से, लहसुन से और धतूरा जो होता है, इसका एक अर्क बना के उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। रसायन है, रसायनों के जहर का हमारी अमिया पे असर नहीं हो और स्वस्थ आम मिले, जिससे उपभोक्ता जो आम को खाने वाला है वो स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे जो आम खाते हैं वो स्वस्थ रहें, उन पे जहर का किसी तरह से विकार नहीं हो उनके शरीर पे। ये मेरी उनको सलाह है। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर।